नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी पढ़ते हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11th की ज्योग्राफी में हमारा भौतिक पर्यावरण चल रहा है और उसके दूसरे चैप्टर के अंदर आज हमारा लेक्चर जो है वो 5 है और लेक्चर 5 के अंदर आज हम हिमालय को कंप्लीट कर लेंगे। हिमालय को हमने पढ़ने की दृष्टि से और भारत के राज्यों की दृष्टि से हमने भारत के नगरों के हिसाब से 5 भागों में पढ़ा था। लेकिन वैसे मैंने बताया कि हिमालय मोटे मोटे तौर पर ट्रांस, वृद्ध और मध्य और शिवालिक नाम से जाना जाता है, यानी 4 डिवाइडेशन करते हैं। ट्रांस हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि पीछे की तरफ होता है और इस प्रकार से मैंने आपको शिवालिक बताया था। और ये मध्य वाला और ये जो भाग होता है ऊपर का जो ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है वो वृद्ध भाग के नाम से जाना जाता है। तो हिमालय के 3 भाग जो हमने पढ़ लिए थे, अब 2 छोटे छोटे भाग रहे हैं जिसको आज हम खत्म कर देंगे। हिमालय की बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम अरुणाचल हिमालय की बात कर रहे थे। इससे पहले एक बच्चे का क्वेश्चन था कि 28 राज्यों के अंदर लद्दाख नहीं है क्या? तो लद्दाख बेटा राज्य नहीं है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है उस हिमालय की बात हम करेंगे। उसके बाद हम पूर्वी पहाड़ियों का विस्तार, मणिपुर मेघालय की तरफ जो पूर्वांचल हमारा है वहाँ कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं उसको हम समझेंगे। उसके बाद हिमालय का जो महत्व है, भाई हिमालय को इतना हम पढ़ रहे हैं, इसका कोई महत्व है या नहीं है, ये हमारे काम की चीज़ है या नहीं है, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। ये चीज़ मैंने जोड़ी है और बहुत महत्वपूर्ण है हिमालय का महत्व। तो छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा लेक्चर है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको याद ज़्यादा इसमें करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सीधे सीधे पहाड़ियों के नाम वगैरह हैं। जैसे आपने मैकाल, महेंद्रगिरी, पर्वत श्रेणियाँ याद की थी आपने, है ना, दुन याद किए थे आपने ना, और बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं आप और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप इतने एक्टिव है एग्जाम को लेके। हम जरूर फतेह करेंगे इस बार 100 में से 100 वाला टारगेट। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अरुणाचल हिमालय की बात करेंगे, यानी अरुणाचल से जो टच हो रहा है वो हिमालय किस प्रकार का दिखाई देता है और कहां से कहां तक है। ये पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से, यानी भूटान का जो हिमालय है वहां से पूर्व में डिफू दर्रे तक फैला हुआ है, यानी भूटान से डिफू तक। सिर्फ आपको क्या याद रखना है? BD। अरुणाचल हिमालय में क्या याद रखेंगे? BD। अरे BD नहीं है, ये BD बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? BD बोल रहा हूँ, है ना। तो B से आपको भूटान याद रखना है और D से आपको डिफू दर्रा याद रखना। दर्रे यूं बने होते हैं ना, ग्लेशियर हिमनद होते हैं ना, वो उन्हीं में से गुजर जाया करते हैं। हिमनद क्या होता है? बर्फ की नदी होती है, ग्लेशियर कहते हैं उसको। तो दुन से ये अलग होता है, दुन की तरह नहीं है, घाटी नहीं है एक तरह से। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियां, अब ये अरुणाचल वाला जो क्षेत्र है इसकी जो मुख्य चोटियां हैं, यहाँ सबसे पहली चोटी देखने को मिलती है कांगतू। कौन सी मिलती है? कांगतू, है ना। फिर मिलती है नामचा बरवा, इसको नामचा बरवा भी कहते हैं, कई जगह नमचा बरवा भी लिखा रहता है। तो फिर नामचा बरवा, यानी 2 चोटियों के नाम आपको यही याद हो जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। दुनिया इधर की इधर हो जाए, चोटियां आपको क्लास में याद करनी है ना। तो बताओ कौन कौन सी है? कांगतू नामचा, कांगतू नामचा। 10-12 बार बोलना, कमेंट में टाइप करना, कांगतू नामचा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अपने साथी को सुनाना, उसको भी सुनाना, उसको भी सुनाना, है ना, ठीक है ना। ये क्षेत्र गहरे गोर्ज, मतलब घाटी होती है गोर्ज एक प्रकार की, नदियों से विच्छेदित है, यानी टूटा फूटा सा है। ये वाला क्षेत्र जो अरुणाचल वाला, अरुणाचल जो हिमालय है इसका जो क्षेत्र है वो नदियों से टूटा फूटा दिखाई देता है, घाटियों के कारण टूटा फूटा दिखाई देता है। और पहाड़ों में तो चाहे कोई सा हिमालय का क्षेत्र है, कुछ टूटा फूटा सा ही दिखाई देता है। यहाँ की प्रमुख नदियां, अब देखो हम 4-5 नदियों के नाम याद करेंगे। कामेंग, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग और लोहित। देखो 7 नाम आपको याद हो जाना चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहले तो 2 पहाड़ों के नाम हमें याद करना है। ये चोटियां हैं एक प्रकार से। मैंने आपको बताया कि दुनिया की 100 जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं उसमें से अधिकतर किस में? हिमालय में। और मैंने ये भी बताया आपको कि हिमालय जो है बर्फ वाला घर जो है, पर्वतराज जो कहलाता है, ऋषियों का घर जो कहलाता है, भारत की रक्षा करने वाला जो प्रहरी कहलाता है, उस हिमालय की अगर हम बात करें तो बाकी जितने भी सतपुड़ा जो पर्वत होते हैं या फिर बाकी कलिमंजारो जैसे अफ्रीका के जो पर्वत है बड़े बड़े, उनकी ऊंचाई जहाँ खत्म होती है वहाँ के तो हिमालय की, वहाँ से तो हिमालय की शुरू होती है। मतलब हिमालय बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इसलिए इसकी पहाड़ी हमें काफ़ी याद करनी पड़ रही है।
और मैं कह रहा हूँ जिसको हिमालय समझ में आ गया मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कैसे समझ में आया या नहीं आया। मैंने सबसे पहले किसी भी टॉपिक के लिए नहीं बोला, लेकिन भारत की भौतिक स्थिति के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो पूरी ज्योग्राफी हमारे मुट्ठी में हो जाती है, क्योंकि भारत को समझ लेते हैं पूरा। हम सिर्फ हिमालय नहीं पढ़ रहे या भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है उस पूरे को पढ़ते हुए चल रहे हैं, उसके अलावा हम ये जान पा रहे हैं कि ये स्टेट और ये क्षेत्र अरुणाचल सिक्किम वगैरह कहाँ प्रजाति है, कहाँ क्या है, पूरे भारत को कल्चर को समझते हैं, है ना। इसी को ही भूगोल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ की प्रमुख नदियां कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित है, और दो हमने चोटियां पढ़ी कांगतू और नामचा बरवा, कांगतू और नामचा बरवा। आगे बढ़ते हैं, कहां की बात कर रहे हैं हम, अरुणाचल हिमालय की बात कर रहे हैं। ये 12 नदियां हैं, जो हमने अभी कुछ नदियों की बात की थी दिहांग वगैरह की, वो 12 महीने चलने वाली नदियां हैं। कितने महीने चलती है, लगातार 12 महीने, यानी कि एनी टाइम चलती रहती है, रुकती ही नहीं है। और नदियों से जल विद्युत क्षमता काफी है। इन नदियों की जल विद्युत क्षमता, नदी का पानी, नदी पे बांध बनाया जाता है, फिर बांध से जल गिराया जाता है, फिर वहां पे कई तरह की मशीनें लगाई जाती है, कभी मुद्दे पे बात करेंगे हम इस पे। इससे विद्युत पैदा होती है, बिजली पैदा होती है, और अलग अलग मेगावाट में पैदा होती है। तो जल विद्युत क्षमता इन नदियों की बहुत सारी है। ये बहुत से जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात छोटे से रूप में और मौखिक रूप से समझे तो पानी का दाब से गिरना ही जलप्रपात होता है। इस हिमालय क्षेत्र में बहुत सी जनजातियां निवास करती है, और प्रमुख जनजातियां देखो, मैंने कहा ना आज आपको याद बहुत ज्यादा करना है। सबसे पहले 2 चोटियों के नाम आपको याद करने हैं, उसके बाद 5 नदियां आई थी उनके नाम आपको याद करना है। और अब ये जो लोग रह रहे हैं, जैसे हमने पिछले में लेपचा याद की थी जिसे रोंग कहते हैं, भोटिया याद की थी, दोनों में लेपचा और भोटियों में वैवाहिक संबंध भी हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ जो लोग रहते हैं उनको मोनप्पा जाति के लोग कहते हैं, अबोर कहते हैं, मिसमी कहते हैं, निसी कहते हैं और नागा कहते हैं। यहाँ एक नागपाड़ भी है, नागा पर्वत भी है ना। तो इस प्रकार की यहाँ जनजातियां रहा करती है, मोनप्पा, अबोर, मिसमी और निसी और नागा। तो ये 5 जनजातियां, यानी कि आपको 12 नाम तो याद हो ही जाने चाहिए। और जिसको 12 नाम याद हो गए ना, उसने हिमालय को पकड़ लिया लगभग, है ना, भूलने वाला ही नहीं है। जैसे ही पहाड़ी का, जनजातियों का, भाई 2 तो हमने पर्वत चोटियां देखी, 5 हमने अब तक नदियां देखी, और उसके अलावा 5 जनजातियों के नाम आपको याद करने हैं। तो मोनप्पा, अबोर, मिसमी, निसी और नागा ये यहाँ पे जनजातियां हैं। आगे देखते हैं, यहाँ ज्यादातर झूम कृषि करते हैं। यहाँ की जनजातियां करती क्यों आया, क्योंकि ये जनजातियां झूम कृषि करती है, जिसे सलेस या बर्न कहा जाता है। अब समझने वाली बात है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 5 मिनट तक बड़े ही ध्यान से समझना है, बहुत शानदार वाला मुद्दा है। ये जो कृषि है ना, ये वाली कृषि, झूम कृषि, ये जो आप क्लास 12th में जब जाएंगे वहां पे 3 चैप्टर में इसका जिक्र है, यानी दोनों बुकों में है। एक बुक पहली वाली जो वहां चलती है 12th क्लास में, उसमें 2 चैप्टर में इसका जिक्र है, और एक बुक में 1 चैप्टर में इसका जिक्र दिया हुआ है। यानी ये जो कृषि है ना, इसको छोटा मत समझना, ये यहाँ तो काम आ ही रही है, अगले साल भी काम आने वाली है। तो इसको समझ लेते हैं हम कि झूमिंग कृषि या झूम कृषि क्या है। अब ध्यान से समझना, ये एक पर्वत या पहाड़ है, ठीक है, ये दूसरा पर्वत या पहाड़ है, ठीक है, ये तीसरा पर्वत या पहाड़ है, ठीक है। अब मैं चौथा नहीं बनाने वाला हूं, है ना, सोच रहे हो सर कितने पहाड़ लेके आ रहे हो आज। ये 4 पहाड़ हमने बना दिए यहाँ पे। अब यहाँ कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं इस जगह से, ये पहाड़ी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है ये, पहाड़ी क्षेत्र, ये पहाड़ी क्षेत्र है। और पहाड़ी क्षेत्र के जो परिवार होता है उसको कबीला कहते हैं। क्या कहते हैं, कबीला। और ये लोग जनजाति के लोग कहलाते हैं। ये यहाँ से आए और इस स्थान पर आए, और यहाँ जितनी भी ये वनस्पति आपको दिखाई दे रही है, पहाड़ के ऊपरी चढ़ाई में जो वनस्पति होती है, क्या कहते हैं इसको, वनस्पति। ये जो वनस्पति होती है, वन जो होते हैं, इनको काटते हैं। क्या करते हैं भाई, काटते हैं। काटने के बाद जला देते हैं, जला देते हैं। यानी क्या करेंगे, जो जनजाति के लोग होंगे वो सुबह उठ के जाएंगे अपने परिवार को, छोटे वाले को, काड़ू मोड़ू, गंगू बंगू, तेली को, सबको लेके साथ में जाएंगे, और जितनी भी पहाड़ के ऊपर, यानी आधे पहाड़ तक जितनी भी वनस्पति है, जड़ी झाड़ियां हैं, पौधे हैं,
है ना, पेड़ है, उन सबको काट देते हैं, उनको इकट्ठा कर देते हैं, सुखा देते हैं कुछ समय के लिए, और फिर वे इनमें आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद वो जल जाते हैं, और जलने के बाद जो राख बनती है उस राख को बिछा देते हैं। क्या करते हैं? बिछा देते हैं। उस राख को बिछा देते हैं। बिछाने के बाद उस पर बीज बो देते हैं। क्या कर देते हैं? बीज बो देते हैं, और यहां कृषि करते हैं। क्या करते हैं? कृषि करते हैं। ये लगभग इस स्थान से शुरू हुई थी, इस स्थान से, और लगभग 6 महीने तक किया। यहां पे कितने महीने तक? 6 महीने तक। और फिर यहां 6 महीने बाद ये जो जमीन है ये अन उपजाऊ हो जाती है। क्या हो जाती है? अन उपजाऊ। कैसी हो गई ये जमीन? अन उपजाऊ, यानी अब उपजाऊ नहीं रही है। अब ये क्या करेंगे? इस स्थान से इस स्थान पर आ जाएंगे, यानी दूसरे वाले पार्ट की तरफ चले गए। कहां चले गए? दूसरे वाले। इसलिए अपना स्थान इन्होंने बदला है, इसलिए इस कृषि को कहते हैं स्थानांतरित कृषि। क्या कहते हैं इसको? स्थानांतरित कृषि। क्योंकि इन्होंने अपना स्थान बदला है, क्योंकि ये स्थान अब उपजाऊ नहीं रहा है। अब यहां क्या करेंगे? वही प्रतिक्रिया दोहराएंगे वापस। सबसे पहले वनस्पति को काटेंगे, उसके बाद वनस्पति को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद वनस्पति को सुखाएंगे, उसके बाद वनस्पति को जलाएंगे, और उसके बाद वनस्पति को जो राख होती है उस राख को बिछा देंगे, और फिर वहां पर कृषि करेंगे। कितने महीने तक करेंगे? यहाँ भी 6 माह तक, यानी 6 महीने तक। और फिर इस स्थान को बदल देंगे, क्योंकि यह भी अनउपजाऊ हो चुका है। अब दूसरे वाले स्थान पर जहां ये गए हैं, दूसरा वाला स्थान जो है, यहां भी कितने महीने तक कृषि करेंगे? 6 महीने तक वही प्रतिक्रिया दोहराएंगे यहाँ पे। अब आप सोचेंगे कि फिर 6 महीने बाद कहाँ जाएंगे, तो आप सोचिए जो इन्होंने 18 महीने पहले स्थान छोड़ा था, 18 माह पहले जो स्थान इन्होंने छोड़ा था, वो स्थान अब पुनः उपजाऊ हो चुका है, उपजाऊ हो चुका है। तो यहां पे ये कृषि होगी। अब कहां होगी? इस स्थान पर पुनः। फिर 6-6 महीने में अंतराल में करते रहेंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। और ये काम ये झूम कर, यानी खेलते खेलते मस्ती में करते हैं, इसलिए इसे जूमिंग कृषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूमिंग कृषि। कुछ लोग इसे स्लैश कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैश कृषि। अलग अलग जगह अलग अलग नाम है इसके। कुछ लोग इसे बर्न कृषि कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस कृषि के अंदर 2 क्वालिटी पाई जाती है, यानी स्थानांतरित कृषि जो होती है उसके अंदर 2 क्वालिटी पाई जाती है। वो कौन सी क्वालिटी है? ये 3 पर्वत हमें दिखाई दे रहे हैं। इन पर्वतों को एक बार के लिए मैं वापिस यहां बना देता हूं। ये 3 पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं। इन 3 पर्वतों में, ये 3 पर्वत आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इन 3 पर्वतों में अगर यहाँ पे ये कृषि की जा रही है, इस स्थान पर यानी पर्वत के ऊपर कृषि की जा रही है, यहाँ पे ऊपर की तरफ, तब तो इसको क्या कहा जाता है? बताओ। माता जी का मंदिर कहाँ होता है? माता रानी का जो मंदिर होता है अधिकतर पहाड़ के ऊपर होता है। तो माता जी का मंदिर यानी पहाड़ी के ऊपर कर रहे हैं, जब इसको ची माता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ची माता। यानी स्थानांतरित कृषि समतल पर नहीं होकर थोड़ी सी ऊपर होती है, पहाड़ के पास में या पर्वत के पास में या पठारी भाग के थोड़ी सी ऊपर, तब उसको क्या कहेंगे? ची माता। और अगर ये कृषि, ये जो खाली स्थान है बीच में, इस जगह ये जो स्थान खाली है यहां पे किया जाता है, यानी ये पहाड़ है और ये पहाड़ है, दोनों पहाड़ों के बीच में जो खाली जगह है वहां पर अगर ये कृषि करते हैं तब लोगों की धज्जियां उड़ जाती है, इसलिए ये धज्जिया कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? धज्जिया कृषि। तो अब कभी भी स्थानांतरित कृषि पूछे तो आप आराम से भी जो यू मैंने बनाया है उसको बहुत अच्छे से आपको लिखने वाले फॉर्म में लिखना है। तो बताओ, ये ज्यादातर जूम कृषि करते हैं, बताओ कहां होगी? ये पहाड़ी क्षेत्रों में होगी। कहां होगी भाई? पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में कौन लोग रहेंगे? जनजाति के लोग रहेंगे। तो इस प्रकार से ये जूमिंग कृषि होती है। तो ये हमने देखा, यहां घाटियों के कारण परिवहन नाम मात्र होता है। अब इतने सारे पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, तो परिवहन मतलब गाड़ियां वाड़ियां बड़ी मुश्किल से जा पाएगी, क्योंकि परिवहन यह नाम मात्र का ही होता है। अब देखो, सर्दी का मौसम है,
हालत खराब हो रही है सबकी, आपकी मेरी, है ना। गला वला सब पता नहीं कैसे हो रहे, क्योंकि सर्दी बड़ी कड़ाके वाली है। ये सिर्फ पढ़ने वाली सर्दी है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, वो बिस्तर में बैठे बैठे, है ना। हमें तो स्टूडियो आना पड़ता है, जाना पड़ता है, रास्ते में लग जाती है ना, तो गला बिल्कुल आज मुझे लग रहा है बैठा ही जा रहा है ना। यहाँ मुख्य परिवहन द्वारा क्षेत्र भी देखने को मिलता है। तो ये स्थानांतरित कृषि थी। आगे बढ़ते हैं हम। बताओ स्थानांतरित कृषि समझ में आई कि नहीं आई, है ना। आवाज आ रही है नहीं आ रही है, गले से आ रही है ना। तो स्थानांतरित कृषि की हम बात कर रहे हैं, और कोविड जो है भयंकर तरीके से फैल रहा है, इसलिए सजगता रखनी है, सतर्कता रखनी है, सबको मास्क लगाना है। पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत। पूर्व पहाड़ियां यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा, पिछले वाले में हमने बात की जिस हिमालय की, उससे अलग हिमालय जो 5 नंबर का अब हम पढ़ रहे हैं, वो ये कह रहा है कि पूर्व में जो पहाड़ियां हैं उनकी हम बात करेंगे। और यह सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी है नागा। देखो ये पहाड़ियां स्थानीय नामों से भी जानी जाती है, जैसे पटकोई बूम। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे जो पहाड़ियां हैं वो मणिपुरी आदि क्षेत्र की है, लेकिन हमने खासी नाम की पहाड़ी का नाम लिया था मणिपुर की। वो किस नाम पर, वहां की जनजाति के नाम पर। तो वैसे ही यहाँ वहां के जो लोग हैं, वहां का जो रहन सहन है, उसके हिसाब से इनका नाम हो गया। ये पहाड़ियां स्थानीय नामों से भी जानी जाती है, जैसे पटकोई बूम, नागा, मणिपुरी, मिजा और लोसाई, ये पूछी जाती है नागा। यहाँ भी झूम कृषि की जाती है। तो पहले कहाँ की जा रही थी झूम कृषि, पहले झूम कृषि यहाँ की जा रही थी, इस वाले क्षेत्र में। और ये कौन सा हिमालय पढ़ रहे थे हम, जहाँ 12मासी नदियां चलती है, हम अरुणाचल हिमालय की बात कर रहे थे। तो वहां जो 12मासी नदियां हैं जिनसे जलप्रपात बनते हैं और जल विद्युत बनता है। लेकिन पूर्वी पहाड़ियां जो है यहाँ भी झूमिंग कृषि की जाती है और वहां भी झूमिंग कृषि की जाती है। बराक मणिपुर मिजोरम की मुख्य नदी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मणिपुर की मुख्य नदी कौन सी है, तो बराक। मणिपुर की लोकतक झील प्रसिद्ध है। मणिपुर की 2 चीजें हम देख चुके हैं, याद रखना आपको। सबसे पहले लिखना है ऊपर जो सांचा है रजिस्टर का, वहां लिखना मणिपुर। यहाँ की 2 चीजें बहुत प्रसिद्ध है, एक तो बराक, ओबामा नहीं है, सिर्फ बराक है, और एक लोकतक। लोकतक यह तो है झील और यह है नदी, ये आपको याद रखना है। मिजोरम की मोलेसिस बेसिन यानी क्षेत्र जो है वो भी प्रसिद्ध है। देखो ये तो मिजोरम है और ये मणिपुर है, इतना सा याद रखना। तो मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहते हैं, यानी ये मिजोरम का पुराना नाम है जो कभी हुआ करता था। तो मिजोरम मोलेसिस 10-12 बार बोलना, आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ चिंदवन, मेघना, इरावदी नदियां बहती है, कहाँ पे है, मिजोरम में। इस पूरे क्षेत्र में बहती है। वैसे पूरी पहाड़ी वाले में कोई नदी जो होती है एक स्टेट में नहीं, बहुत सारे स्टेट में चला करती है, लेकिन ज्यादा किसी स्टेट में उसी के नाम पर उसका नामकरण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हिमालय का महत्व क्या है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है और आप समझ गए। अब आप आसानी से खुद भी महत्व बता सकते हो। मैं तो कुछ पॉइंट बना के लाया हूं, लेकिन आप अगर सोचोगे बैठ के तो इतना हिमालय आपने पढ़ा है, क्योंकि हिमालय खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है, हिमालय खत्म हो चुका है। हमने बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने का प्रयास किया, और आप जरूर बताना समझ में आया कि नहीं, है ना। ठीक है। सामरिक महत्व का मतलब होता है युद्ध की दृष्टि से, लड़ाई झगड़े की दृष्टि से क्या काम आता है हिमालय, देखते हैं। हिमालय क्षेत्र का दक्षिणी एशिया के लिए हमेशा सामरिक महत्व रहा है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक अवरोध है इसके उत्तर से सैन्य आक्रमणों को अल्प संभव बनाता है। यानी एशिया में जो बाकी तरफ से जो लड़ाकू आते हैं लोग, उनको ये रोक देता है, क्योंकि दिख जाते हैं वो बाहर से। हिमालय बहुत कारगर साबित होता है, किस दृष्टि से, युद्ध की दृष्टि से, भारत का ही नहीं पूरे एशिया का। ठीक है। वर्तमान समय में कश्मीर तथा सियाचिन विवाद इसी क्षेत्र में अवस्थित है। कश्मीर और सियाचिन का जो विवाद है, तिब्बत में सियाचिन वगैरह, इनकी जो लड़ाई चल रही है वो हिमालय क्षेत्र में ही चल रही है। चीन द्वारा हिमालय के शिखरों से बनाई गई प्राकृतिक सीमा रेखा मैकमोहन जो है बहुत पहले बन गई थी। मैंने आपको बताया कि भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसका नाम मैकमोहन है। भारत और पाकिस्तान यानी पाक के बीच जो है उसका नाम रेड क्लिफ है। क्या नाम है उसका, रेड क्लिफ है।
भारत और श्रीलंका के बीच जो जल वाली बनती है वो पाक जल डमरू मध्य कहलाती है। क्या कहलाती है? और भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड है। कौन सी है? डूरंड। तो इस तरह से होती है, इस पे बात कर चुके हैं हम। तो मैकमोहन जो है उसको लेके विवाद चल रहा है, चीन इसको मान नहीं रहा है, ये भी हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। मान्यता देने से इनकार करना भी इसी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक विवाद है। यानी कि चीन नहीं चाहता कि मैकमोहन तक भारत रहे, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, हिमालय की उच्च भूमि ही कारण है कि नेपाल अपनी बफर स्टेट की स्थिति को सुरक्षित बनाए हुए हैं। यानी नेपाल जो है अपनी स्थिति को आज भी सुरक्षित बनाए हुए हैं। किसके कारण? उसका जो बफर स्टेट लगता है वहां से वो हिमालय के आसपास लगता है, इसलिए वो युद्ध की दृष्टि से हम यानी सामरिक महत्व पढ़ रहे थे हिमालय का। और सामरिक दृष्टि से अगर हम देख रहे थे तो उसमें हमने ये देखा कि पूरे एशिया की सुरक्षा करता है कौन? हिमालय। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच है उसका भी चीन विरोध कर रहा है, क्योंकि वो हिमालय क्षेत्र में पड़ रही है। और नेपाल अपनी सुरक्षा कर पाता है मुख्य रूप से हिमालय को। हिमालय का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है सामरिक यानी युद्ध की दृष्टि से, तो वो नेपाल को मिलता है। वैसे तो पूरा एशिया को ही मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसको मिलता है? नेपाल को। तो 3 बिंदु याद रखना है इतने 2 पैराग्राफ में आपको। पूरे एशिया को लाभ मिलता है युद्ध की दृष्टि से, नेपाल को सबसे ज्यादा मिलता है, और मैकमोहन जो विवाद है और कश्मीर और सियाचिन जो विवाद है वो हिमालय से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक महत्व, अभी पहले क्या पढ़ा? सामरिक यानी युद्ध की दृष्टि से 3-4 बिंदु आपको याद हो गए, आसानी से इनको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, ये अंगुलियों पे हो जाने चाहिए। जैसे सामरिक बोला तो ऑटोमेटिक कहना नेपाल ज्यादा सुरक्षा ले पाता है हिमालय से, पूरा एशिया ही लेता है, वैसे तो लेता है नहीं लेता है। और सियाचिन और कश्मीर का जो विवाद है वो हिमालय में। दूसरा, हिमालय जो है सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और मैकमोहन को लेकर विवाद होता रहता है जो भारत और चीन के बीच है, वो सामरिक था। लेकिन प्राकृतिक दृष्टि से उत्तरी भारत का मैदान और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हिमालय से लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। यानी कि हिमालय से जो कण वगैरह आते हैं, नदियां वगैरह आती है, उससे भारत को प्राकृतिक बहुत फायदा होता है। बस आप याद रखें, जलोढ़ एक मिट्टी होती है, जैसे लेटेराइट मिट्टी होती है, मरु मिट्टी होती है ना। तो जैसे जलोढ़ के अलावा भी बहुत सारी मिट्टियां होती हैं, जैसे एक मिट्टी आती है लेटेराइट के अलावा भी, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है कपास वगैरह के लिए। ठीक है, निक्षेप का मतलब होता है क्षेत्र। ठीक है, हिमालय का सबसे बड़ा महत्व दक्षिण एशिया के क्षेत्रों के लिए है, जहां की जलवायु के लिए एक महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक के रूप में कार्य करता है। हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, साइबेरियाई शीतल वायु राशियां, हवा की जो ठंडी लहरें होती है, रोककर भारतीय उपमहाद्वीप, ये तो आप जानते हैं भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, ठंडा होने से बचाती है, जाड़ों से ठंडे होने से बचाती है। यानी हिमालय की तारीफ की गई प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये पर्वत श्रेणियां मानसूनी पवनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करके इस क्षेत्र में पर्वतीय वर्षा कराती है। यानी क्या होता है, जहाँ पेड़ ज्यादा होते हैं वहाँ बारिश ऑटोमेटिक ज्यादा होती है, और जहाँ पहाड़ बीच में आ जाते हैं वहाँ मानसून जो होता है जा नहीं पाता है। जैसे कि राजस्थान का एक पश्चिमी हिस्सा पड़ता है, वहाँ बारिश कम होती है, क्योंकि जैसे ही मानसून आता है केरल वगैरह से, तो मानसून जैसे ही यूं आने लगता है तो राजस्थान के यूं पश्चिम क्षेत्र को अलग कर देती है अरावली पहाड़ी। तो जैसे ही मानसून इस तरफ से आता है तो ये पहाड़ी बीच में आ जाती है, तो ये बारिश सारी इसी जगह हो जाती है। इसलिए राजस्थान के झालावाड़ में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि जैसे ही बारिश आई आगे पहाड़ी ने उसे जाने नहीं दिया तो वो बारिश सारी वहीं हो गई। अगर ये पहाड़ी बीच में नहीं होती तो ये बारिश इस तरफ हो जाती, और राजस्थान का पश्चिम जो क्षेत्र है वो मरुस्थल नहीं होता, मिट्टी नहीं होता है ना, क्योंकि ये अरावली की वजह से राजस्थान की जल विभाजक कहलाती है। 2 भागों में बारिश होती है, एक में नहीं होती और एक में होती है। तो हिमालय जो अरावली छोटी सी है, छोटी तो नहीं है, सबसे पुरानी है, लेकिन छोटी इसलिए कि अब अवशिष्ट हो गई। क्या हो गई? अवशिष्ट। कहां से? ये गुजरात के खेड़ ब्रह्म स्थान से निकलती है और दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक जाती है, राष्ट्रपति भवन तक। बहुत लंबी अरावली यानी पहाड़ों की लाइन, जैसे दीपावली होती है ना दीपों की लाइन, वैसे अरावली यानी अरावली, अरा शब्द जो है पर्वत के लिए, पहाड़ के लिए यूज हुआ है। अवली मतलब लाइन होता है, अरावली मतलब पहाड़ों की और पर्वतों की लाइन होती है। तो इस लाइन को बहुत समय हो गया, जुरासिक काल वगैरह से लंबे समय से चली आ रही है, तो अब ये धीरे धीरे घिसने लग गई, तो अवशिष्ट होने लग गई। तो ये अरावली जो है अवशिष्ट होने के कारण मरुस्थल बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? मरुस्थल। तो ये अरावली अवशिष्ट होने के बाद भी पश्चिम राजस्थान को बिना बारिश के रख देती है। तो हिमालय तो इतना बड़ा है, वो जिसके बीच में आ जाए,
जिधर वो उसका मुंह है उस तरफ बारिश ज्यादा और जिधर नहीं है उस तरफ कम, इसलिए बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी थोड़ा थोड़ा मरुस्थल देखने को मिलता है। इस क्षेत्र पर्यावरण और अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्भर है। पर्यावरण हिमालय पर डिपेंड करता है भारत का अधिकतर, और अर्थव्यवस्था यानी पैसे का मामला जो होता है वो भी काफी सहयोग करता है। देखो केसर वगैरह हमने पढ़ी ना, जो फर्स्ट में जो हिमालय की हमने शुरुआत की थी, ट्रांस हिमालय वाला जो क्षेत्र था वहाँ केसर भी हो रही थी, देखा आपने, ठीक है। हिमालय की उपस्थिति ही वह कारण है जिसकी वजह से भारतीय उपमहाद्वीप के उन क्षेत्रों में भी उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्ण गर्म होती है, उपोष्ण और ज्यादा गर्म होती है। उप उष्ण यानी और नहीं, इससे कम होती है। उप मतलब छोटा हो जाता है ना, तो उपोष्ण। उष्ण एक तो गर्म, एक थोड़ी सी उससे कम गर्म, आगे बढ़ते हैं। जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, अन्यथा इन क्षेत्रों में अक्षांशीय स्थिति के अनुसार समशीतोष्ण, समान रूप से शीत प्लस उष्ण। देखो शीत मतलब ठंडा, आगे क्या आ रहा है, उष्ण मतलब गर्म। शीत मतलब ठंडा और गर्म दोनों समान रूप से देखने को मिलते हैं। कटिबंध में जलवायु मिलनी चाहिए थी। हिमालय की वर्ष पर्यंत हिमाच्छादित यानी बर्फ से छाया हुआ रहता है। श्रेणियां और इनके हिमनद यानी ग्लेशियरों से बर्फ की नदियां सदाबहानी यानी हमेशा जो चलने वाली 12मासी नदियों के स्रोत है, जिनसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश को महत्वपूर्ण जल संसाधन उपलब्ध होते हैं। भारत बांग्लादेश में जो नदियां आती है अधिकतर हिमालय क्षेत्र से आती है। तो ये हमने पढ़ा प्राकृतिक दृश्य हिमालय का, है ना। और फास्ट इसलिए पढ़ा क्योंकि पॉइंट थे, बस आपको देखने हैं बस, और कोई भी ज्यादा इसमें लॉजिक वाली बात नहीं है। पर्यावरणीय महत्व, फूलों की घाटी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जैव विविधता स्थल हम पढ़ चुके हैं। फूलों की घाटी, है ना, जो यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को वो होता है जहां महत्वपूर्ण चीजों को शामिल किया जाता है जो यूनिक दिखती हो सबसे, है ना। जैव विविधता भंडार के रूप में हिमालय पर्वत काफी महत्वपूर्ण है। कुछ जैव विविधता के प्रमुख क्षेत्र के रूप में फूलों की घाटी तथा अरुणाचल का पूर्वी हिमालय क्षेत्र भी है। जलवायु पर वैश्विक प्रभाव, हिमालय के हिमनदों को आज जलवायु परिवर्तन के प्रमुख संकेतक के रूप में भी देखा जा सकता है। यानी हिमालय जो है उसमें जो हिमनद यानी ग्लेशियर या बर्फ की लाइनें चलती है, झरने टाइप चलती है, जलप्रपात जो बनते हैं, वो जलवायु परिवर्तन के साधन होते हैं या जलवायु परिवर्तन करते हैं। ये संकेत है एक तरह के, क्या है ये, संकेत। तो ये हमने देखा। थोड़ा गला ऐसे ही था लेकिन सब कुछ ठीक रहा और हो गई क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगली क्लास में।